तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो चिकित्सीय सफलता समापन पढ़ेंगे, एमटीपी, फिर यौन संचारित रोग पढ़ेंगे और वंध्यता, और लास्ट में जो है परफनली शिशु को समझा कर और जो ना चैप्टर समाप्त कर देंगे। समझ आया ना? तो इसीलिए करना कुछ नहीं है, बस बोर्ड पे देखते रहना है। नीचे देखते हुए देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो दिक्कत में पड़ जाओगे सब। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आज जो टॉपिक हम समझा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। एमनियोसेंटेसिस की बात हम लोग करते हैं, और बड़ा लिखे एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस जो है ना, एक जांच की प्रक्रिया होती है। ये एक जांच की क्या चीज है? प्रक्रिया है, समझो। एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक जांच होता है। इस जांच के द्वारा हम लोग करते क्या है? चलो देखो, ये एक जांच की प्रक्रिया होती है। इसमें करते क्या चीज है कि एक महिला, जैसे मान लीजिए कि महिला कैसे बनाते हैं पता है ना सब मुझे? महिला जो बनाते हैं वो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये क्या हो गई? महिला हो गई। तो मान लीजिए कि ये महिला जो है गर्भ धारण कर चुकी है। ये महिला क्या हो चुकी है? गर्भ धारण कर चुकी है, मतलब कि ये प्रेगनेंसी स्टेज में पहुंच गई है। तो होता क्या चीज है कि इस महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, यानी कि ये इसका इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। बनाए थे ना एक बार स्पीकर ऐसे करके, ये नीचे आ गया ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, फिर नीचे में थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया इंटरनल। यहाँ से अंडाशय को जोड़ दो तो ये हो गया इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बातें हम लोग कर लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय के नाम से जानते हैं। तो होता क्या चीज है कि एक महिला जो होती है अपने बच्चे को कहाँ पे डेवलप करती है? तो उसका नाम है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय के अंदर में बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो होता क्या चीज है कि बच्चा जो होता है ना, एक झिल्ली के अंदर में बंद होता है, जिसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। और होता क्या चीज है कि मान लीजिए कि ये बच्चा है, दो हाथ है, कोई यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसे, आ रहा समझ लीजिए। ऐसे ये प्लासेंटा है। बच्चा जिस पोर्शन से गर्भाशय से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपड़ा। ये जो नली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस नली जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूम्बिलिकल कोड। यूम्बिलिकल कोड के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाभि रज्जु। यानी कि इस नाल के द्वारा वो प्लासेंटा से क्या होता है? जुड़ा होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो होता क्या चीज है कि जो बच्चा गर्भाशय के अंदर में डेवलप हो रहा है, उस बच्चे का क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। तो कौन कौन सा जांच होता है? सबसे पहला जांच उसका क्या किया जाता है? स्वास्थ्य। वो कैसा है? उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक है कि नहीं है। दूसरा इसमें हम लोग जांच करते हैं उसकी आनुवांशिक संरचना को जांचते हैं, उसकी आनुवांशिक संरचना को जानते हैं। और तीसरा इसमें उसका हम लोग क्या देखते हैं? लिंग, कि वो किस तरह का बच्चा बन रहा है, मेल है, फीमेल है या कि किन्नर है। अरे समझ में नहीं समझ आ रहा है? तो बातें हम लोग कर लेते हैं कि इस चीज को शुरुआती स्टेज में जांचने के लिए क्या किया जाता है कि बच्चा जिस लिक्विड के अंदर में उपस्थित होता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। यानी कि इस एमनियोटिक द्रव्य में बच्चा जो है फ्लोटिंग करते रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड, इस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा जो फ्लोटिंग करता रहता है। तो क्या किया जाता है कि बच्चे की आनुवांशिक संरचना, या कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी को जानने के लिए इंजेक्शन के द्वारा इस बच्चे के चारों तरफ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। यानी कि जो भ्रूण है ना, भ्रूण, उस भ्रूण के चारों ओर में जो लिक्विड होता है उसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, तो इसमें उस भ्रूण की कुछ क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम दो पैटर्न में हो सकते हैं, मतलब कि या तो 44 प्लस XX हो सकता है, या क्या हो सकता है? 44 प्लस X, या तो लड़का या तो लड़की बनने का उम्मीद होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस क्रोमोसोम को कल्चर करके, एनालिसिस करके, इसके DNA को हम लोग क्या करते हैं? जांचते हैं।
आ रहा समझ में। और इसके डीएनए की आनुवंशिक संरचना को देखकर हम लोग क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अगर कोई बीमारी ऐसी है, समझ में आया ना, जो आगे चल के इस बच्चे में क्या करेगा, दिक्कत उत्पन्न करेगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जांच करके और इसको शुरुआती अवस्था में ही क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि एमनियोसेंटेसिस जांच की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी महिला के गर्भाशय में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य, लिंग और आनुवंशिक संरचना को जांचा जाता है, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर पाया जाता है तो उसको शुरुआती स्टेज में ही क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अरे समझ में, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि आगे चल के बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए शुरुआती में ही इसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो ये जांच की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। समझ में आया एमनियोसेंटेसिस क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? चलिए ये समझ में आ गया। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर, मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म लिया, एक बच्चा विकलांग है, दूसरा बच्चा भी जन्म लिया उसके घर में, दूसरा बच्चा भी क्या है, विकलांग है। तो इस तरह से दोनों विकलांग बच्चे जीवन में आकर तकलीफें न झेलेंगे। तो इसीलिए तीसरा स्टेप में क्या किया जाता है कि अगर कोई बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसकी आनुवंशिक संरचना को हम लोग पहले ही जांच लेते हैं, क्या ये बच्चा विकलांग होगा, क्या ये बच्चा स्वस्थ होगा। अगर वो आगे चल के बच्चा विकलांग होगा तो फिर इस बच्चे को इन्वायरमेंट में आने से पहले ही क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये बच्चा जो है अब तकलीफ से बच जाएगा, स्वस्थ रहेगा तो वो ज्यादा काबिल रहेगा ना। तो इस तरह इसीलिए हम लोग इस जांच को करते हैं, और इस जांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। समझ में आ रहा है ना। इससे हम लोग लिंग का भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा क्या बनने वाला है, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। मैंने कि बच्चे का पूरा ऑर्गन्स डेवलप भी नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग शुरुआती स्टेज में जान सकते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा आगे चल के, क्योंकि उसके गुणसूत्र को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उसके कोशिका के अंदर में गुणसूत्र किस पैटर्न में है, 44 प्लस XX है कि 44 प्लस XY है। अगर XX है तो आगे चल के वो लड़की बनने वाली है, और XY है तो आगे चल के वो क्या बनेगा, लड़का। इसी तरह से गुणसूत्र का एक और पैटर्न भी देखा जाता है, अगर 44 प्लस XX अगर Y हो गया, अगर XX और XY है तो ठीक है, नॉर्मल है, लड़की या लड़का बनेगी। लेकिन 44 प्लस XXY हो गया तो मतलब कि ये बच्चा ना तो पूरा पुरुष ही रहेगा, ना तो पूरा क्या रहेगा, स्त्री ही रहेगा। समझ में आया ना। डबल X से क्या हो गया, लड़की, और XY से क्या हो गया, लड़का। यानी कि हाफ कैरेक्टर मेल का और हाफ कैरेक्टर फीमेल का। तो ये बच्चा अगर जन्म लेगा तो किन्नर ना कहलाएगा। तो किन्नर को वैल्यू मिलता है कहीं भी नहीं ना मिलता है, तो वो तकलीफे में न जीता है। तो इसलिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस करके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ में आ रहा है एमनियोसेंटेसिस क्या है जी? चलो अगला समझो, एमटीपी समझो। देखिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक क्या चलेंगे, एमटीपी। एमटीपी समझो, एमटीपी क्या है। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समझ में आया ना। मतलब इसमें समझिए मेडिकल एमटीपी क्या होता है। एमटीपी का मतलब होता है डॉक्टर की सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या किया जाता है, वृद्धि होने से पहले ही या प्रसव होने से पहले ही क्या किया जाता है, इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एमटीपी जो होती है ना, गर्भधारण की प्रक्रिया को समाप्त करने की क्या चीज है, प्रक्रिया है। यानी कि एमटीपी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत चिकित्सक के द्वारा यानी कि डॉक्टर के द्वारा, जो उजला कोट पहने हुए आदमी रहता है ना उसको डॉक्टर बोलते हैं, तो है ना। तो हॉस्पिटल में जो भी आपको उजला कोट पहने हुए नजर आ जाए उसको डॉक्टर बोलेंगे। तो उस डॉक्टर की सहायता से दुनिया में दो ही को कोट वाला लुटवे करता है, एगो काला कोट है, उजला कोट। उजला कोट जो है सफेद कोट पहन के काला झूठ बोलेगा, वो काला कोट जो पहने हुए होता है वो काला कोट पहन के उजला झूठ बोलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। और जो है ना कोर्ट में साबित भी कर देगा, वो गलत को सही है, सही को गलत करता है। तो व्हाइट कोट और ब्लैक कोट से बच के रहिएगा बउआ। ये दोनों ऐसा कोट होता है ना जो आपको बर्बाद कर देगा तुरंत, खड़े खड़े जो है ना लूट लेगा वो। नहीं समझ आया। तो हॉस्पिटल में अगर उजला कोट मिल रहा है समझिए कि वो डॉक्टर है, समझो। तो होता क्या चीज है कि समझो, एमटीपी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उजले कोट वाले आदमी यानी कि डॉक्टर की सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भधारण पूर्ण होने से पहले ही, यानी कि जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है ना बउआ, उस 9 मंथ के ड्यूरेशन को पूरा करने से पहले ही इस बच्चे को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं।
आ रहा समझ में। इसका ज्यादातर मिस यूज किया जाता है। ऐसे तो ये बना था कुछ बेसिक यूजेस के लिए, जैसे ये बना था, जैसे एमटीपी क्यों लाया गया था या एमटीपी क्यों किया जाता है, तो एमटीपी का सबसे पहला रीजन क्या होता है कि अगर कोई महिला के 6-7 बच्चे हैं, अब वो गर्भ निरोधक का उपाय भी कर रही है, गर्भ निरोध का उपाय कर रही है, बहुत सारी प्रिकॉशन का इस्तेमाल कर रही है अपने बच्चे को न जन्म देने के लिए, अब फिर भी अगर उसका गर्भ निरोधक उपाय फेल हो गया, जैसे उपाय कर रही है, अब फिर भी किसी तरह से विफल हो गया, फिर बच्चा जो है यूट्रस में डेवलपमेंट के लिए शुरू हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो वो 6-7 बच्चे को ऑलरेडी झेल रही है, या 7वां बच्चा फिर जो है नहीं 8वां गलती नहीं, 6 इधर 7 उधर समझ आ रहा है ना, चलो आगे 6-7, 8वां वाला जो है लॉन्चिंग के लिए तैयार है, समझ आ रहा है ना, तो 8वां वाला बच्चा आएगा तो फिर तकलीफ बढ़वे ना करेगा, तो वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास ऑलरेडी जो है 6-7 बच्चे हैं, 8वां बच्चा फिर से जो है गलती से डेवलपमेंट के लिए चालू हो गया, समझ आया ना, हम लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशन का इस्तेमाल किया, तब उस स्टेज में क्या किया जाता है, एमटीपी लाया जाता है कि चलो भैया अब दिक्कतें तो है, ये है जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसको हम लोग क्या कर दें, स्टॉप कर दें, तो ये इस स्टेज में करना उचित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रिकॉशन का जो दवा वगैरह यूज करते हैं उसको विफल हो जाने पर इसको हम लोग कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद दूसरा तरीका इसमें क्या है, रेप वगैरह जो घटना होती है ना, जैसे बहुत सारे रेप होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि कोई फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट भी हो जाती है इस केस में, तो उस केस में डॉक्टर की सहायता से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो इसके लिए कोई लीगली तौर पे कोई दिक्कतें नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम है ना पड़ जाएगी, तो इसीलिए एमटीपी करके हम लोग उस बच्चे को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद और भी तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि कम एज में ही ये स्त्री जो है प्रेग्नेंट हो गई, जैसे मान लीजिए 12-13 साल में, अरे समझ में 14 साल में अगर ये बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उस केस में क्या होता है कि इसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे बच्ची अगर मैच्योर हो जाती है, ये लड़की मैच्योर हो जाएगी, बॉडी डेवलप हो जाएगा, तब ना वो अपने बच्चे को प्रसव से अच्छे से जन्म दे पाएगी, नहीं तो इसको पेन बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, उसी पेन के कारण जो है इसके मरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए इस केस में अगर बच्ची की उम्र कम है, इस लड़की की उम्र कम है और फिर भी इसकी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस केस में एमटीपी करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं कि अगला बार आपका बॉडी तैयार हो जाएगा ना, तब आप अपने बच्चे को जन्म दीजिएगा। नहीं समझ आ रहा है कुछ? अरे समझ में ना, तो इस केस में भी एमटीपी लाया जाता है। अरे समझ में, एक चीज याद रखिएगा कि एमटीपी की जो प्रक्रिया होती है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, ये 3 महीने तक ठीक मानी जाती है, यानी कि 3 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हो चुका होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना आसान होता है, और उस समय तक अगर कर दिया जाता है तो फीमेल के बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 3 मंथ के बाद अगर होता है, 3 मंथ के बाद यानी कि आफ्टर 3 मंथ, 3.5 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तब उस केस में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका होता है, उस समय उसको कट करने में बहुत ज्यादा पेन सहन करना पड़ता है फीमेल को, क्योंकि बच्चे को काटना पड़ता है ना, अंदर में कटर डाल के और कट करते हैं बच्चे को, और फिर बॉडी को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं छोटा छोटा पीस में। अरे समझ गए? तो 3 महीने के पहले तक बच्चे एमटीपी की प्रक्रिया जो है सुरक्षित मानी जाती है, और 3 महीने के बाद जो एमटीपी की प्रक्रिया जो है वो घातक सिद्ध होती है। 3 महीने के बाद कोई डॉक्टर अगर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर लीगली कार्रवाई होगी, और ऐसे भी अगर बिना बेवजह अगर एमटीपी करवाया, केवल लिंग ना जांच करके कि अगर वो बच्ची फीमेल है, अब घर में ऑलरेडी एगो फीमेल है और लिंग जांच करके अगर उसको डिस्ट्रॉय करवा रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर और उसका क्लिनिक दोनों का लाइसेंस जो है क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और उसको जो है ना जेल जाना पड़ेगा। साथ में जो पर्सन इसको लेके गया था ना, ले जाके करवा रहा था ना, वो जेल में जाएगा, यानी कि उसकी जो है ना घर में वो सासू माँ होती है, वो पहले जाएगी जेल। समझ में? इसको जो टांग टूंग के ले गया था ना इसका हस्बैंड, वो भी जेल में जाएगा। समझ में? तो इस चीज को रोकने के लिए भारत सरकार ने सन 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में एक कानून पारित किया कि अगर एमटीपी करते हुए पकड़ा गया खाली लिंग जांच के आधार पे, तब जो है उसको जेल हो जाएगा, यानी कि ये कानूनी अपराध है। आप एमटीपी बेवजह नहीं कर सकते, आपको वजह देना पड़ेगा, तब जाके एमटीपी होगा, केवल लिंग जांच के लिए एमटीपी नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो एमनियोसेंटेसिस समझ में आ जाए, एमटीपी समझ में आया? ये जांच की एक प्रक्रिया होती है, ये समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, अरे समझ में? और एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है जांच। तो ये एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया? चिकित्सीय सगवरता समापन समझ में आ गया? अब हम लोग यौन संचारित में पढ़ते हैं, पढ़े ना जी? चलो जल्दी देखो,
यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। देखो, यौन संचारित रोग वैसे रोग होते हैं जो प्राय यौन संपर्क बनाने से फैलते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप से फैलने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? जैसे देखिए, मान लो कि यहाँ पे एक बहुत ही भयानक चेहरा बना रहे हैं। इस भयानक चेहरे को हम लोग बोलते हैं लड़की, यानी कि फीमेल। फीमेल लिखे ना सर। मादा। हाँ, लड़की हटा दीजिएगा, लड़की ना रहेगी, अगर लड़की ना है, लड़की यानी कि फीमेल। और इधर जो बना रहे हैं मर्दाना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान। सजा ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान की वाइफ। तो होता क्या चीज है ना कि मान लो कि इसके पास किसी तरह का कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी बीमारी, जैसे मान ले गोनोरिया है, गोनोरिया, यहाँ मान लेते हैं सिफिलिस, या एड्स, यहाँ मान लेते हैं एड्स है, यहाँ मान लेते हैं हर्पिस है, या कोई ईस्ट जनित रोग है। यस सर। बात समझो। तो ये महिला जो है ना रोगों का भंडार है। मतलब कोई एक रोग इसके पास है, जरूर नहीं कि पूरा रोग ही रहेगा, कोई एक रोग है इसके पास। ये मेल जो है ना इसके साथ जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाया, यौन संपर्क बनाया, मीटिंग की प्रक्रिया किया, तो ये फीमेल जो है ना इसको ये बीमारी जो है दान में दे देगी कि हमारे पास भी गोनोरिया है, आप भी जो है इसको ले लीजिए। तो जब ये बीमारी दान के तौर पे फैलती है ना, तो इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि द डिजीज व्हिच आर स्प्रेड फ्रॉम द फिजिकल कांटेक्ट, है ना, दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ आया? चलो समझिए, ध्यान दीजिए। तो यौन संचारित रोग में कुछ कुछ बीमारियां जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, हर्पिस है, कुछ भी और भी ईस्ट जनित रोग होते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो होती है ना यौन संपर्क के माध्यम से क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। तो इसीलिए जो है ना इस तरह की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करना उचित होता है। जैसे पुरुष के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कंडोम जो होता है ना, ये सारी बीमारियों से क्या रखता है? दूर रखता है। आ रहा समझ में? बीमारी से दूर रखता है, साथ में जो है ना प्रेगनेंसी को भी क्या करता है? रोक के रखता है। तो इसके दो यूजेस हो जाते हैं, एक तो बीमारी नहीं फैलती है और दूसरा जो है प्रेगनेंसी से भी बचा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पुरुष के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कंडोम। तो ये समझ में आ गया बुआ? बस करना कुछ नहीं है, आप जो है फिजिकली कांटेक्ट उसी के साथ बनाइए जो भरोसेमंद हो। आ रहा समझ में? जिस पर भरोसा नहीं हो उस पर देखो भी नहीं, या तो ये इसके ऊपर ना देखे या तो ये उसके ऊपर ना देखे। मतलब भरोसेमंद साथी होना चाहिए कि बस मेरी है तो मेरे लिए। नहीं समझ आया? आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बंध्यता। उतने में सब हो गया, क्योंकि आज खत्म कर देंगे चैप्टर। हम लोग को बंध्यता नहीं चलो देखो, बंध्यता समझो रे, नहीं समझेगा? बंध्यता, फर्टिलिटी। बंध्यता किसको बोलते हैं? समझिए, बंध्यता मतलब होता है क्या चीज है कि बंध्यता जो है वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी दंपत्ति, मेल और फीमेल को कपल्स बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं। तो इसमें कोई भी दंपत्ति जो है जब असुरक्षित सहवास के बावजूद भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बंध्यता बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या वो दिख रहा है ना? उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे समझा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक आदमी है, समझ आ रहा होगा? यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे इसकी कौन है? बेगम साहिबा। सही है ना? ये अरे ये हस्बैंड, ये क्या है? वाइफ है।
हस्बैंड, हस के आगे क्या लगता है? बैंड, मतलब कि बजाने वाला चीज तो हमेशा बजते रहता है, कोई भी आके झुंझुना के चल जाता है। सर हंसने में बैंड लग गया। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हस्बैंड का मतलब क्या है? वैसा पुरुष बन गया है वो कि जिसके हंसने पर अब बैंड लग गया है। वो कहलाता है क्या चीज? हस्बैंड, मतलब कि आप अपनी इच्छा से नहीं हंस सकते हैं, जब आपको परमिशन मिले ना तब आप हंसिए खुल के। थोड़ी सी अरे समझे उसको हस्बैंड बोलेंगे, या दूसरे शब्द में समझे वैसा आदमी जो बजते रहता हो, हस्बैंड झुंझुनीते रहता हो। बैंड वाला। अब बजाने वाला चीज यहाँ पे, बजाने वाला चीज यहाँ पे नहीं होता, नहीं है। हमेशा Yes, वो खतरनाक सही है। आई जब बजता है ना हाँ, तो ऐसा बजता है ना कि इसके लिए दिक्कत हो जाता इसको है, भी बजा कोई बढ़िया तो बजाता है। चलो देखो, तो देखो देखो होता है क्या चीज है ना बुआ, कि ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ असुरक्षित सहवास के बावजूद भी, मतलब बिना किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन का इस्तेमाल नहीं करती है, कुछ भी नहीं, जैसे ओरल पिल्स हो या मैकेनिकल बैरियर कह सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई यूज नहीं कर रही है साधन का, मतलब बच्चे गर्भनिरोध का जो तरीका होता है ना उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रही है। फिर भी जब मीटिंग की प्रक्रिया ये दोनों करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद भी अगर इसके संतान नहीं जन्म लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों में से कोई लगता है कि बांझ हो गया है, मतलब कि इनफर्टाइल हो गया है। तो इनफर्टिलिटी का केस दोनों में देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल फीमेल इनफर्टाइल होती है, बांझपन होती है। गांव देहात में ज्यादातर किसको टॉर्चर किया जाता है? फीमेल को टॉर्चर किया जाता है बुआ गांव देहात में, क्योंकि जानते हो गांव देहात में मान्यता है ना, ऐसे भी कहा जाता है कि भारत जो है ना हमारा पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे पुरुषों का वैल्यू जो है ज्यादा होता है। तो जितना भी टॉर्चर होता है ना वो सब क्या कौन झेल लेती है? फीमेल झेल लेती है, क्योंकि पुरुष को इधर उधर घूमना होता है। अरे समझ में, अगर जैसे ही पता चल गया अगल बगल वाले को कि अरे दिक्कत तो एकरे में हो, संतान इसी के कारण से जन्म नहीं ले रहा है, तो वो जैसे ही अगला कदम बढ़ाएगा ना वैसे ही दूसरा आदमी बोलेगा का रे का हो लो प्रॉब्लम हम लोग का बोलता नहीं है, बोलता ना ये तो घर रहेगी, उसको तो सुनने नहीं मिलेगा। जैसे ही काम करने के लिए जाएगा ना बैल के जैसा, उसी कोई ना कोई टोक देगा, तब वो कामों नहीं कर पाएगा, उसी में बिजी रहेगा। कैसे बोल दिया कि मेल बड़ा सेंसिटिव आदमी होता है जी, तो वो जल्दी जो है ना बातों को रिएक्ट कर जाता है और सोचते रहता है उसके बारे में, नहीं समझ रहा है? जैसे कि आप तो समझिए, तो बाध्यता वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी दंपति असुरक्षित सहवास के बावजूद भी जब अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बाध्यता बोलते हैं। और इस केस में दोनों हो सकते हैं, या तो दोनों में दिक्कतें हो, या तो एक में दिक्कत हो, या तो एक में सही हो। अरे समझ में, हो सकता है कि ये शुक्राणु नहीं बना पा रहा है तो ये अंडाणु बना रही है, या ये अंडाणु बना रही है तो ये शुक्राणु नहीं बना पा रहा है। दिक्कतें सब में होती हैं। अब मान लीजिए कि अगर बंध्यता की स्थिति आ गई है, अब फिर भी दोनों को नया संतान चाहिए, तब वो बच्चा कहाँ से आएगा? तो दो केस में बच्चे आ सकते हैं, या तो आप बच्चे को एडॉप्ट कीजिए, गोद लीजिए, अनाथालय में जाकर किसी बच्चे को आप एडॉप्ट कर लीजिए, तो वहां से आप बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका होता है, समझ पा रहा है ना? और कहाँ से बच्चा उठा के लाएगा? सोनपुर मेला में बिकता तो नहीं ना है कि वहाँ पे गए खरीदी है खरीद लेके चला है, मिलता नहीं। पहले होता था, पहले होता था जी, पहले जो ना वहाँ पे फीमेल भी बिकती थी। जैसे मान लो किसी मेल का शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई फीमेल तैयार नहीं हो रही है, और उसके पास पैसा है, तो वहाँ सोनपुर मेला में जाके अपनी वाइफ को खरीद के लेके चला था, विवाह हो गया। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, समझ पा रहा ना? वहाँ पे हर चीज बिकता था, लेकिन अब पाबंदियां लग गई हैं, समय के साथ चीजें जो है कम हो गई है बिकने का, नहीं समझ आ रहा है? तो अब समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, समझाए ना? चलो देखो ध्यान से समझो, इसको समझने के लिए ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान लगाइए सब। सब लोग देखना। तो होता क्या चीज है ना बउआ, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परक नली शिशु के नाम से जानते हैं, परक नली शिशु। टेस्ट ट्यूब बेबी लिखने का मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है ट्यूब में पैदा होता है, ये मत सोचिएगा, सही है ना? ऐसा नहीं कि बच्चा को टेस्ट करके ट्यूब में डाल के और बच्चा जो है जन्म दे दिए, वो गलत बात है। नाम पर गया टेस्ट ट्यूब बेबी,
होता है कैसे वो समझिए। जैसे देखो, जब सबसे पहले पहला स्टेप, नंबर फर्स्ट, जान ही रहे हो क्या बनेगा ये, वो तो पहले ये पता चल जाता है। फीमेल है। तो इस फीमेल के शरीर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इसका इंजेक्शन होता है FSH का होता है। FSH का इंजेक्शन लगता है। इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस FSH के शरीर में डालते ही क्या होता है कि इसके जो अंडाशय होते हैं ना, इसके अंडाशय से क्या बनने लगते हैं, अंडाणु बनने लगते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल जो है एक बार में एक अंडाशय से केवल एक अंडाणु बनाती है, लेकिन जैसे ही FSH इंजेक्ट किए ना बॉडी में, वैसे ही जो है इसके अंडाशय से एक बार में 3-4 गो अंडाणु बन जाता है। अंडाणु बन गया 3-4 गो। अब इस 3-4 गो अंडाणु को हम लोग क्या करते हैं, लेप्रोस्कोप की मदद से इसको क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब मान लो कि हमको क्या मिल गया, अंडाणु मिल गया ना जी। एक को लेके चलते हैं अभी। ये क्या है, अंडाणु का काम हो गया खत्म। और एक चीज याद रखेगा, अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22 + X ही होता है। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा आदमी का जुगाड़ करते हैं। तो दूसरे आदमी का नाम है ईसा। इसको क्या बोलते हैं जी, मेल। इसको बोलते हैं मेल। समझ आ रहा है ना। ये क्या है, मेल आदमी है, ये है मेल। तो अब क्या करते हैं कि इस मेल से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, वीर्य प्राप्त कर लेते हैं, सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं कि भैया सीमेन जो है अपना हमको बॉटल में करके दे दीजिए, ठीक ना। ये जो है बॉटल में करके अपने सीमेन को क्या कर देता है, दे देता है। लीजिए सर, अरे समझ में। तो इससे क्या कर लिया, सीमेन कलेक्ट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 2 काम हो गया ना जी, हुआ। ओवा कलेक्ट कर लिया, सॉरी ओवम या ओवा, ओवा प्लूरल वर्ड है और ओवम जो है सिंगुलर वर्ड है। ओवम कलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या कलेक्ट कर लिया, सीमेन। इसमें खोजिए सीमेन, बोले तो इसमें वीर्य है। अरे समझ में। और इस वीर्य में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। अरे समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में, लैब में प्रयोगशाला में, लेबोरेटोरी, अरे समझ में, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये जो अंडाणु हुआ ना, अंडाणु, इस अंडाणु में कृत्रिम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणु को। अब हमारे पास शुक्राणु जो है यहाँ तक दिख रहा है ना जी सबको, उसमें भी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। मान लो कि बाबा 4 गो शुक्राणु है मेरे पास। तो ये चारों शुक्राणु में गुणसूत्र जो है ना, मान लीजिए कि एक में 22 + X है, दूसरा में 22 + Y है, तीसरा में 22 + X और उसके बाद 22 + Y। यहाँ तो समझा ना। तो अब क्या होता है कि ई आदमी से या ये औरत से पूछेगा कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, मतलब गोड़ा काला नहीं, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है ना इसमें। 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। तो जब 1.5 लाख रुपया लगा रहा है तो कुछ तो इच्छा पूर्ति होगा इसका। तो इच्छा पूर्ति के तौर पे लड़का लड़की का फरमाइश होता है। डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए, लड़का या लड़की। तो जाहिर सी बात है क्या डिमांड करेगा, लड़का नहीं लड़की डिमांड करेगी। ठीक, लड़का डिमांड करेगा। गाँव में लड़का है। अरे लड़का इसलिए करता है ना ताकि उसके घर में वंश वृद्धि हो सके। लड़का रहेगा तो लड़की आएगी और लड़की रहेगी तो चल जाएगी ना। तो इसीलिए जो होता है ना, लड़के का डिमांड किया जाता है। अगर प्रथा उल्टा हो जाता है, जैसे मान लो कि लड़का विदा होके जाता लड़की को, अरे समझ में, तो उस समय लड़की का डिमांड करता है सब कि लड़का मेरे यहाँ आ रहा है। अरे समझो, मेरे यहाँ वंश को कौन बढ़ाएगा, हुआ कि लड़का मेरे यहाँ बढ़ाएगा। तो लड़के का डिमांड करता है, क्योंकि उल्टा केस है इसलिए। तो लड़का का जैसे डिमांड करेगा ना, तो इसमें क्या है 22 + X। तो यहाँ से Y वाले को क्या करेगा, लॉन्च कर देगा। अरे समझ में, Y वाले को लॉन्च कर दिया। तो Y वाले को लॉन्च करेगा तो यहाँ से शुक्राणु को जो है ना कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल मेथड से इसके अंदर में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उस इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ICSI बोलते हैं उसको। कृत्रिम तरीके से शुक्राणु को जब अंडाणु के अंदर में घुसाया जाता है ना, अंदर घुसाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ICSI। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको,
इसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलेंगे इसको। तो ICSI मेथड के द्वारा इसको क्या कर दिए, अंदर में डाल दिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये इसके अंदर में गया ना, तो अब इसके अंदर में 2 गो नाभिक आ गया। 2 गो नाभिक आ गया। एगो कौन था 22 प्लस, एगो था 22 प्लस एक से एगो था 22 प्लस। ये दोनों जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये दोनों बाद में चलकर एक हो जाता है। तो जब एक हो जाता है ना, तब इसमें गुणसूत्र कितना हो जाता है 44 प्लस 1 और वाई। तो अब ये कोशिका क्या कहलाएगी, युग्मनज। अब ये कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज, जाइगोट इसको बोलते हैं। अरे समझ में। अब इस जाइगोट को 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था तक ले आते हैं बाहर में। इसको मिटा रहे यहाँ पे। तो देखो, मान लो कि इसके अंदर में शुक्राणु चला गया 22 प्लस वाई वाला शुक्राणु चला गया। तो अंदर में जाने पर ये जो कोशिका बनी, इसमें क्या हो गया 44 प्लस 1 और वाई। तो अब ये क्या कहलाया, युग्मनज। समझ आ रहा है जी। और अब ये युग्मनज आगे चल के क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके अंदर में कोशिका जो है डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, ब्लास्टोमियर्स बनने लगते हैं। तो जब ये 8 से 16 वाली अवस्था तक पहुंच जाता है ना, 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बना लेता है ये कोशिका का समूह। तो 8 से 16 कोशिका वाला समूह बनता है ना, तो इस 8 से 16 कोशिका वाले समूह को इस फीमेल के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि फीमेल का यहाँ दिख रहा है जी, ऐसे ये फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, इसको रख देते हैं गर्भाशय में। और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे समझ में। बच्चा जो है धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होने लगता है। और 9 महीने के बाद जब बच्चा डेवलप हो जाता है ना, तो फिर सर्जरी द्वारा इसको काट कर क्या कर दिया जाता है, बच्चे को निकाल लिया जाता है। तो उस तरह से जो बचवा पैदा लिया ना, उसी बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। आया समझ में। और शुक्राणु को इसके अंदर में जो भेजने की प्रक्रिया थी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं। IVF इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कृत्रिम तरीके से नर के शुक्राणु को लेकर अंडाणु के अंदर में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। तो जिस मेथड से ये अंदर गया ना, उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, ICSI बोलेंगे। ICSI बोलेंगे। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो जिस प्रक्रिया के द्वारा इसको कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, IVF बोलेंगे। तो अंदर जाने की प्रक्रिया ICSI, और ये जो प्रक्रिया के द्वारा ये हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये समझ में आ गया। अब समझो आगे, बता दे इसको। तो समझिए, देखो परकनली शिशु क्या है वो समझ में आ गया ना। यानी कि परकनली शिशु के बारे में कह सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से, ठीक ना, नर के शुक्राणु को माता के अंडाणु के साथ लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में क्या करवाते हैं, निषेचित करवाते हैं। और निषेचित करवाने के बाद उस निषेचित अंडाणु को माता के गर्भाशय में रखकर जो बच्चे को प्राप्त किया जाता है, उस बच्चे को ही हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया बच्चा। लेकिन कृत्रिम तरीके से इसमें आदमी का बस एक ही को काम होता है, जो भी डॉक्टर होते हैं उसका काम होता है शुक्राणु को अंडाणु के साथ मैच करवा देना बाहर में, और उस मैच किए गए जाइगोट को फिर से फीमेल के बॉडी में ही क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। यानी कि बच्चा बाहर में डेवलप नहीं होता है। बच्चा कहाँ पे डेवलप होता है, यूट्रस में। किसके यूट्रस में डेवलप होगा, फीमेल के यूट्रस में। लेकिन वो बच्चा जो पैदा लेगा ना, वो बच्चा कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो काम खाली बाहर में जोड़ने का काम हुआ, शुक्राणु और अंडाणु को बाहर में जोड़ने का काम होता है कृत्रिम तरीके से। लेकिन डेवलपमेंट का काम जो है वो कौन करती है, फीमेल ही करती है। ये समझ में आ रहा है ना। अब केस सुनो, केस। पहला केस टाइम है ना जी, पहला केस। अब ये जो पुरुष है, ये पुरुष जो है ना, बहुत मात्रा में स्मोकिंग किया, दारू पिया, गांजा पिया, खैनी खाया, गुटखा खाया, समझ में आया ना, गर्दा उड़ा दिया। इसको ही नहीं पता था कि गर्दा उड़ाएंगे ना तो हमारा शुक्राणु कम हो जाएगा, है ना, समझ में। नशा भरपूर किया, एकदम पूरा शराब पीता था, एकदम टंकी यहाँ तक गर्दन तक चढ़ा के। जीवन में कुछ नहीं है, सब है सो मेरा यही है, समझ में ना।
पूरा एकदम अच्छा खासा नशा किया, लेकिन बाद में इसको क्या पता चला ना कि इसका जो शुक्राणु बन रहा है ना कोई हेल्दी शुक्राणु है ये नहीं है, सब शुक्राणु खत्म हो गया इसका, नहीं समझ आ रहा है। तो अब उस स्थिति में तो पहला केस में क्या हुआ, शुक्राणु की क्या हो गई, कमी हो गई, या शुक्राणु न के बराबर है, समझ में आया, या शुक्राणु नहीं है, किसके पास नहीं है जी, पुरुष के पास नहीं है, या थोड़ा बहुत जो पुरुष शुक्राणु बना दे रहा है ना उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अंडाणु के अंदर में प्रवेश कर सके, जबरदस्ती घुसा रहा है ना अंडाणु के अंदर में, तो भी बेचारा वो शुक्राणु नहीं जा रहा है। अरे समझ में, वो कह रहा है कितने ना सब दारू पिया ना कि हमारे सब एबिलिटी खत्म कर दिया, हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम घुस सके अंदर में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो अब इस स्थिति में क्या होगा ना कि दूसरे मेल का जुगाड़ करेंगे, दूसरे मेल का मतलब दूसरे फीमेल का जुगाड़ करेंगे, अलग आदमी का। जैसे मान लो कि एकदम बढ़िया आदमी ढूंढेंगे, स्मार्ट पर्सन, इस स्मार्ट पर्सन से हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट वीर्य को कलेक्ट करेंगे। वीर्य भी महंगा बिकता है किसका, जो पर्सन देखने में अच्छा हो, हट्टा कट्टा हो, भयंकर हो, समझ आ रहा है ना, स्मार्ट नहीं समझ, उसका वीर्य ज्यादा अच्छा कॉस्टली बिकता है। तो उसके वीर्य का हम लोग व्यवस्था करके और उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसके शुक्राणु को हम लोग क्या करते हैं, माता के अंडाणु में क्या करवा देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। लेकिन वो बच्चा जन्म लेगा ना तो वो बच्चा जो है अपने पिता पर नहीं जाएगा, वो बच्चा जो है किसी और पे जाएगा, लेकिन उसका कहना है ना कि बस मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, ये समझ में आ रहा है ना। ये पहला केस हो गया। अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा बहुत शुक्राणु बना रहा है, एक आध को शुक्राणु के पास एबिलिटी है, तो ये डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ेगा और कहेगा कि सर कैसे करके हमरे वाला शुक्राणुआ जो है ना वो अंडाणु में प्रवेश करवा दीजिए, ताकि बचवा जो है ना मेरा ही जन्म ले, कहला दूसरे का प्रोडक्ट को हम वेती करेंगे, नहीं समझ आ रहा है। तब जो है वो डॉक्टर क्या करेगा, इसमें से बढ़िया वाला हेल्दी शुक्राणु निकाल कर और अंडाणु के साथ क्या करता है, मैच करवा देता है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस कम होते हैं, लेकिन कोशिश करता है, तो उस केस में भी बच्चा जन्म ले सकता है। ये पहला केस समझ में आया। दूसरा केस, एक और भी तरीका होता है, एक और तरीका बताएं। अच्छा ये समझो, अब ये फीमेल पर आता है, जैसे मेल पर आ गया ना, तो जरूरी नहीं कि मेले में प्रॉब्लम रहेगा, फीमेल में भी प्रॉब्लम रहता है। अब समझिए, मान लीजिए कि ये फीमेल जो है अंडाणु नहीं बना रही है, इसके अंडाशय से अंडाणु बन ही नहीं रहे, अरे समझ में ना, तब क्या करेगा कि वो दूसरे महिला से अंडाणु को क्या करेगा, कलेक्ट करता है। जैसे पुरुष से कलेक्ट किया था ना, उसी तरह से दूसरे महिला से क्या निकालेगा, अंडाणु। अंडाणु को निकाल कर शुक्राणु से क्या करवाता है, मैच करवा देता है, और फिर उस 8 से 16 कोशिका वाला जो कोशिका था ना, उसको इस फीमेल के बॉडी में क्या करेगा, इम्प्लांट, यानी कि दूसरे का अंडाणु लेकर इस महिला के गर्भाशय में क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। मतलब यूट्रस इसका, अब बच्चा किसी और का, ऐसा समझ में। इस स्थिति में भी हो सकता है। तीसरा स्थिति में क्या होगा कि अब मान लीजिए कि ये फीमेल जो है अंडाणु बना रही है, ये फीमेल क्या बना रही है, अंडाणु बना रही है, लेकिन इसका गर्भाशय बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही बच्चा इसके अंदर में इम्प्लांट होता है ना, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है वो। अच्छा, इसका मतलब इसके यूट्रस में किसी ना किसी तरह का गड़बड़ी है ना, तब फिर हम लोग वो महिला का जुगाड़ करते हैं। उस महिला को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोगेट माता उसको बोलते हैं। यानी कि ये फीमेल वैसी फीमेल होती है, बैठो बैठो, हल्ला नहीं करो, बैठो, 10 मिनट टाइम है। चलो हम लोग देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, फीमेल का व्यवस्था करेंगे, उस फीमेल का जुगाड़ करेंगे, लेकिन वो पैसा पे जुगाड़ होता है। यानी कि एक फीमेल कहाँ पे बना है, यहाँ पे, ये फीमेल है, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, समझा ना, मतलब खूबसूरती से नहीं होता है फीमेल से। अब इस फीमेल को हम लोग क्या करेंगे ना, बोलेंगे कि भैया एक काम कीजिए कि मेरे शुक्राणु और अंडाणु को जब लैब में वो निषेचित हो रहा है, तो उस निषेचित अंडाणु को अपने यूट्रस में, अपने गर्भाशय में रखकर उसको क्या करिए, पालिए 9 महीना तक। और फिर उसके बाद बच्चा जब जन्म ले लेगा ना, जब प्रसव प्रक्रिया से डिलीवर हो जाएगा, तब उस बच्चे को हम रख लेंगे, लेकिन बदले में हम आपको कुछ देंगे। क्या देंगे, पैसा। दुनिया पैसे पे चलता है। तब ये डिमांड करेगी कि हमको कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए कि 10 लाख चाहिए, समझ में आ रहा है ना, 5 की 10 लाख। तभी जो भी डिमांड करे, अगर ये एक्सेप्ट हो गया, ये दोनों कि चलिए ठीक है 10 लाख रुपया देंगे, आपको बच्चा सौंप देना है हमको, है ना, समझ में। तो उस केस में ये फीमेल पैसा लेके बच्चे को क्या करती है, दे देती है। लेकिन उसके पहले एग्रीमेंट पेपर बनता है,
एक एग्रीमेंट पेपर, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ना इस फीमेल के बॉडी में, तो इस फीमेल के उसके साथ इमोशन जुड़ जाते हैं, उसके लिए पैसा प्यारा नहीं होता है। अब वो क्या कहती है ना कि ना हम बचवे रखेंगे, पैसा हमको नहीं चाहिए, आ रहा समझ में। तो उस केस में ये दोनों जो है ना वो एग्रीमेंट पेपर बनवाता है कि बच्चा मेरा बच्चा है, ये डिलीवर होगा, समझ में ना, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा, पैसा लेके आपको साइड घर जाना है। अगर आप जरा सा भी आनाकानी करती हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करके बच्चा जो है ले लेंगे। तो उस एग्रीमेंट पेपर को बनाया जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करके रखी थी ये अपने यूट्रस में, समझा है ना, बच्चा जब पैदा हुआ ना तो बच्चा देवे नहीं की, रख ली, है ना समझ में। तो उस केस में फिर एग्रीमेंट पेपर बनने लगा। तो सब चीज पॉसिबल कर दिया है, लगभग जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में हर एक चीज को पॉसिबिलिटी बना दिया है। जो माँ बाप नहीं भी बन सकते हैं उसको भी बच्चा पैदा किया जा सकता है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हाँ रुपया होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो इस तरह के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बेबी के नाम से जानते हैं। चैप्टर हो गया समाप्त, आ रहा समझ में। चलिए कल इसको केवल लिखवा देंगे कॉपी में तो चैप्टर हो जाएगा खत्म। आ गया समझ में जी, चलो ठीक, वो होगा क्वेश्चन बंद करो वीडियो।